नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस की, जो कि पेडागोजी से संबंधित हैं। पेडागोजी सेक्शन से मैं कई वीडियो डिस्क्रिप्टिव भी तैयार कर रहा हूं, जिसमें की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। आप एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियोस को सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो लगे हुए हैं। जैसे अभी मैंने हाल में ही आज ही अपलोड किया है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित एक वीडियो बनाई गई है, तो उसका आप भरपूर सेवन कर सकते हैं वहाँ से। तो जो मैं ये सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, कई सारे लर्नर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है तो उसी के पैटर्न पर आप प्रैक्टिस करवा दीजिए। चूंकि यह विशद सब्जेक्ट है, जो पेडागोजी सेक्शन है, 8 सब्जेक्ट हैं इसमें, तो बहुत व्यापक हो जाता है। पूरा बीटीसी में जो आपने 4 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, दो दो एजुकेशनल सब्जेक्ट थे, तो उन सभी को अगर मिला दें तो काफ़ी व्यापकता आ जाती है। तो चूंकि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं पूरी एक सीरीज लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। 1.5 से 2 हज़ार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगामी कुछ दिनों में। चूँकि समय अभाव है, लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 100 प्रश्नों को। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जो सेक्शन है, और मैं इसके बाद और सारे पार्ट भी अपलोड करता रहूँगा। तो सारे पार्ट पाने के लिए आप आज ही फटाफट एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो बिना किसी देरी के मिल सकें। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा देंगे। जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे आप दबा दें। तो चलिए, ये सभी रही बातें। अब शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उपलब्धि प्रेरक अचीवमेंट जो मोटिव होता है, वह किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये होता है मनोवैज्ञानिक। सही विकल्प होगा मनोवैज्ञानिक। फिजिकल से कोई मतलब नहीं होता अचीवमेंट का, और ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों नहीं हो सकता है, तो यह खाली मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही विकल्प होगा बी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके, परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आदमी गेस लगाता है, तो व्यवहार ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके, परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकता है। मतलब उसका बिहेवियर कैसे है, उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो उसे कहते हैं अचेतन प्रेरक। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अनकॉन्शियस जो मोटिव होता है, उसके आधार पे ये होता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भूख एक प्रकार का कैसा प्रेरक है? तो जो भूख है, हंगर, ये प्राइमरी मोटिव है, प्राथमिक प्रेरक। इसका बी विकल्प सही होगा। थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप लोग इसके विकल्प जो टिक हैं उन पे न जाइए, आप अपने हिसाब से देखिए। चूँकि आपको तैयारी करनी है, याद करने हैं प्रश्न, तो आप तैयार करिए। एक बार प्रैक्टिस के लिए 10-5 सेकंड के लिए मैं रुक जाऊंगा कि आप सोच लें कि क्या विकल्प सही होगा, या आप वीडियो को बीच में पॉज भी करके डिसाइड कर सकते हैं कि इसका ये सही होगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? तो भूख जो है वो पॉजिटिव ड्राइव होता है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? तो मास्लो का जो मांग वक्र था, उसमें इसने बताया था कि 5 जो है मांगे होती हैं। पहली होती है जैसे जैविकीय मांग या दैहिक मांग, इसको कहते हैं। दूसरी है सुरक्षा मांग, तीसरी है सामाजिक मांग, चौथी है आत्मसम्मान मांग, और पांचवी मांग होती है सबसे ऊपर आत्मानुभूति मांग। आत्मानुभूति हो गई, या इसी को कहते हैं आत्म यथार्थता। तो इसका सेल्फ ट्रांसीडेंसेस इसका सही विकल्प होगा। तो आत्म यथार्थता सबसे अंत वाली मांग होती है। छठवां प्रश्न देखते हैं
शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? तो शारीरिक जो फिजिकल नीड होती है उसके कारण जो उत्पन्न शारीरिक स्थिति होती है उसे कहते हैं अंतर्नोद, इसे कहते हैं ड्राइव। इसे आप याद कर लें। फिर है मास्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता, मैंने अभी डिस्कस कर दिया है ऊपर वीडियो को जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था उसमें बताया था कि जो दैहिक होता है या शारीरिक मांग होती है वो पहली मांग होती है मास्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल जो मांग है वो पहली आवश्यकता है। 7वें बहुविकल्पी प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। फिर अगला है 8वां प्रश्न, अचेतन प्रेरक अनकॉन्शियस मोटिव का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसे प्रतिपादित किया था सिगमंड फ्रायड द्वारा। सी विकल्प इसका सही होगा। देखते हैं 9वां प्रश्न, जैविक बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं में से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया है कि प्राथमिक अंतर्नोद, तो ये सी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे क्या कहते हैं? तो प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है तो यह होती है मोटिवेशन, तो इसे प्रेरणा कहते हैं। तो इसका सी विकल्प सही होगा। फिर है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इसमें पहला दिया है भूख शारीरिक अंतर्नोद, फिर दूसरा दिया है उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक, फिर तीसरा दिया हुआ है आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक, क्रोध ये संवेग। तो भूख शारीरिक अंतर्नोद है बताया गया है, आक्रामकता जो प्रेरक है ये अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होता है, आदमी अर्जित करता है। क्रोध भी इसी प्रकार से संवेग से, ये जो उपलब्धि अचीवमेंट मोटिव है ये जन्मजात नहीं होता है, आदमी जिस प्रकार से कार्य करता है उस प्रकार से उसको उपलब्धियां जीवन में मिलती हैं। तो यह बी विकल्प इसमें गलत है, यह युग्म सही नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। 12वां प्रश्न देखते हैं, आवश्यकताओं के पदानुक्रमित हायरार्की ऑफ नीड्स का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया है? अभी अभी डिस्कस किए हैं मास्लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मास्लो की आवश्यकताओं का जो मांग पदानुक्रमिकता है हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये बार बार प्रश्न बना है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसमें विकल्प सही होगा अपेक्षाकृत, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है अपेक्षाकृत। एसओआर थ्योरी के कारक निम्न में से किसकी देन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसओआर थ्योरी ये दी गई है वुडवर्थ के द्वारा, इसे आप याद कर लें। वुडवर्थ, एसओआर थ्योरी के जनक कौन है? वुडवर्थ। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक कौन है? तो ये संबंधवाद का सिद्धांत जो दिया था ये थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था थॉर्नडाइक ने, तो इसे आप याद कर लें। 16वां प्रश्न है, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो गेस्टाल्टवादियों की थी इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था कोहलर, वर्दीमन और कोफका के द्वारा। तो यह गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो उन्होंने अंतर्दृष्टि कहा है, इनसाइट। इसे आप याद कर लें, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे? तो ये थे अमेरिका के। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्किनर 1938 ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था?
तो नैमित्तिक अनुबंधन जो स्किनर है सभी को रट गया है। अभी तक स्किनर चूहे पर किया था प्रयोग, थॉर्नडाइक ने बिल्ली, कई दोहे भी चल रहे हैं, थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई, स्किनर का चूहा, इस प्रकार से। तो अगला प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा। तो ये यूपीटीटी 2018 में पूछा गया था। इसके दो विकल्प सही हुए थे, प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये नैमित्तिक अनुबंधन को दो नामों से जाना जाता है। अगला देखते हैं, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। पहला विकल्प है बाह्य प्रेरणा, दूसरा आंतरिक प्रेरणा, तीसरा भाषाई प्रेरणा, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार एवं दंड ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक नहीं, बाह्य प्रेरणा होती है। किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है तो या बच्चों को, तो अन्य बच्चे भी इससे मोटिवेट होते हैं, तो ये बाह्य रूप से। फिर एक अगला प्रश्न है 21वां कि एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, देयर इज नो इफेक्ट, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहेंगे? निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, निगेटिव, शून्य जीरो, नगण्य जीरो, तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो इनमें से चूंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो नगण्य वर्ड कम उपयुक्त है, इसमें सही विकल्प होगा शून्य। तो इसे याद कर लें कि शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं जब एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी का प्रवर्तक कौन है? मैंने डिस्कस कर दिया है, कोहलर, याद कर लें इसे। 23वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? एक बार और प्रश्न को देख लें कि अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला विकल्प है अनानुबंधित अनुक्रिया, दूसरा अनुबंधित, तीसरा अव्यक्त अनुक्रिया, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक है तो इसकी उपस्थिति है, तो इसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाएगा, तो इसका बी विकल्प सही होगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म कौन सा है? स्किनर चूहे पर, पावलोव कुत्ते पर, बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किया था, कोहलर जो है इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था, कबूतर पर नहीं। तो इस वजह से यह विकल्प असत्य है, तो यह डी विकल्प सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने 4 विकल्प देखा, स्किनर चूहा पा गए, सीधे से ए में टिक किए, गोला भरे, आगे बढ़े, और वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ प्रश्न में पूछा गया है असत्य युग्म। क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी होती है कि अगर सही विकल्प ए विकल्प पर मिल गया तो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाता है, भाव विभोर हो जाता है, वो ज़्यादा जोश में वो स्किप कर जाता है इन सब चीज़ों को। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगला प्रश्न 25वां, प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिसरण स्थानांतरण के हो जाता है? विधेयात्मक पॉजिटिव, विधेयात्मक, निषेधात्मक नेगेटिव, तीसरा है शून्य, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए। हमने जो प्रथम अवस्था में कार्य सीखा है उसके परिणाम स्वरूप हम दूसरे कार्य को सीखना यदि कठिन हो जाए हमारे लिए, तो यह जो
क्षण स्थानांतरण है, चूंकि ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, चूंकि हमने पहली बार सीख लिया, इसके बाद दूसरी बार हम जो सीख रहे हैं कार्य वो हमें कठिन लग रहा है, तो ये निगेटिव होगा। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, निषेधात्मक। फिर है 26वां प्रश्न, ऐसा व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं। पहला है घटित व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। दूसरा है प्रतिकृत व्यवहार। फिर तीसरा है प्रत्यक्ष व्यवहार। चौथा है अप्रत्यक्ष व्यवहार। तो 26वें प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिकृत व्यवहार। 27वां प्रश्न देखते हैं, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार के स्वरूप क्या था। तो थॉर्नडाइक को भोजन बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, उसने बंद कर दिया था बिल्ली को और भोजन की लालच दे रहा था, तो ये भोजन इसमें होगा। पजल बॉक्स से कंफ्यूज ना होइए, पजल बॉक्स नहीं थी, वो भोजन पुरस्कार के स्वरूप मिल जाता था बिल्ली को, वो बार बार कोशिश कर रही थी। फिर है 28 क्वेश्चन की निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है। तो जो रॉन्ग है उसको देखते हैं। निषेधात्मक पुनर्बलन, गाली देना, बिल्कुल सही बात है। निगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा ये अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं। शारीरिक प्रेरक है निद्रा, सही है। बाह्य प्रेरक अभी ऊपर के प्रश्न में डिस्कस हुआ है, पुरस्कार एक बाह्य प्रेरक है, ये भी सही है। आंतरिक प्रेरक वेतन, ये आंतरिक प्रेरक वेतन नहीं हो सकता है, ये भी बाह्य प्रेरक है, तो अतः डी विकल्प ये गलत है, तो असत्य युग्म डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले भोजन चूर्ण, इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी। पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। भोजन और ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहले घंटी बजाई जाती थी, बार बार जब ये देखा जाता था घंटी बजाने भोजन दे दिया जाता था कुत्ते को, और एक बार तो उसकी लार टपक जाया करती थी। तो देखा गया कि एक बार भोजन नहीं भी दिया गया तो उसकी लार टपकने लगती थी। तो पहले ध्वनि प्रस्तुत की जाती थी, इसके बाद भोजन चूर्ण उसको प्रस्तुत किया जाता था, तो यह बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो जो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है उसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये ए विकल्प सही होगा। फिर है नैमित्तिक अनुबंधन को क्या कहते हैं, हमने डिस्कस किया बिना किसी देरी के। प्राचीन अनुबंधन को ही नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता के नियम से, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव के नियम से, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। तो यही इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि किसी क्रिया को बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये एक्सरसाइज कर रहा है बार बार व्यक्ति, तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, सी विकल्प सही होगा। अगला है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है। जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी इसको कहते हैं, अलग अलग नाम है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये स्किनर का है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। फिर है सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एकदम क्लियर है, सी विकल्प थॉर्नडाइक। फिर है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में पर विशेष बल नहीं दिया गया है। पहला मोटिवेशंस प्रेरणा पर, दूसरा दिया है अभ्यास एक्सरसाइज पर, बिल्कुल दिया गया है। समझ अंडरस्टैंडिंग पर, सी, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मोटिवेशंस भी होती हैं, तो इसमें इसका सी अंडरस्टैंडिंग समझ पर विशेष बल नहीं दिया गया है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर का क्वेश्चन है कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। तो सीखी गई क्रिया का जब हम अन्य परिस्थिति में प्रयोग करते हैं
तो इसे अधिगम स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। तो बी विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से संतोष होता है, थॉर्नडाइक के नियम को इंगित करता है। तो यह है लॉ ऑफ इफेक्ट। अभ्यास प्रैक्टिस से तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्रिया की सफलता से सेटिस्फेक्शन होता है व्यक्ति को, असफलता हो रही है तो सेटिस्फाइड नहीं होता है व्यक्ति। तो यह लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम है। लॉ ऑफ रीडीनेस जो होता है, तत्परता का नियम, वो मोटिवेशन के कारण होता है, प्रैक्टिस के कारण लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जो मैंने ऊपर प्रश्न डिस्कस किया है। फिर थॉर्नडाइक 1898 ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया है? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया गया है। फिर है प्रशिक्षण स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है पर्यावरण से सीखना। फिर है नवीन कार्य करना, पर्यावरण से सीखने का कोई मतलब नहीं, नवीन कार्य करना ये भी है। तो एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग, तो ये विकल्प सही होगा। 40 नंबर है कि दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है? तो ये होता है अनुकरण। जब हम दूसरे किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके व्यवहार को देखकर हम ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसे अनुकरण कहा जाता है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर है किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को देर से सीखता है, प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपर्युक्त सभी। तो पुरस्कार अगर लगा दिया जाता है किसी चीज में, तो उस कार्य को प्राणी जल्दी सीख लेता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर है प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला, परिवर्तनशील। दूसरा, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी। तीसरा है लक्ष्य प्राप्त से शांति। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसमें परिवर्तनशीलता भी होती है, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी भी व्यक्ति के अंदर होती है, और लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो उससे शांति भी मिलती है। तो इस स्थिति में इसका उपर्युक्त सभी विकल्प सही होगा। 43 नंबर देखते हैं। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है सीखने वाली छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। तो इसका जो सही विकल्प होगा यह होगा सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। 44 क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, बी एवं सी से। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन था, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से इसका जन्म हुआ था, तो ए विकल्प सही होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना, लिख कर याद करना। रटना एकदम नहीं, जोर जोर से पढ़ना एकदम नहीं, लिख कर याद करना एकदम नहीं, बी विकल्प समझना सही होगा। फिर है अपनी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव आपके अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के अनुसार कार्य देंगे, उसे कुछ ऐसे कार्य दे देंगे जो वह कर नहीं पाए, उसे डांट कर बैठा देंगे, उसके कक्षा का नेतृत्व करने को देंगे। तो हम लोग करेंगे उसके लिए कि उसे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य दे देंगे। फिर है करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बालक सक्रिय तथा क्रियाशील रहता है, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो इसमें जो करके सीखने सिद्धांत का उपयोग है सबसे ज़्यादा, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। फिर 48 नंबर देखते हैं। यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करें, तो आप क्या करना पसंद करें? उस आदत को छोड़ देंगे, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, छात्रों के व अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे, अपनी आदत बनाए रखेंगे। तो इसका सही विकल्प होगा कि आप चूंकि टीचर हैं तो इस वजह से उस आदत को छोड़ देंगे। फिर है किस मनोविज्ञान ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया?
तो अव्यक्त प्रत्यय का जो है अधिगम का प्रत्यय दिया है टॉलमैन ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद कर लें। चिन्ह संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है। इसका संज्ञानात्मक व्यवहार 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 क्या दिया है, व्यवहार स्वाद। फिर है संज्ञानात्मक पूर्ण पूर्णकार प्रकार्यवाद। तो इसका सही विकल्प होगा संज्ञानात्मक पूर्णकार। फिर है संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है बंडूरा ने। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का भी सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय इन्होंने ही दिया है, बंडूरा ने। फिर अधिगम का तरल रूप सिद्धांत दिया है लेविन ने, इसे दिया हुआ है, इसे आप याद कर लें। फिर अगला प्रश्न है 53 नंबर। चूँकि वीडियो लंबी हो जा रही है तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। कि 53 नंबर देखते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का अभ्यास का तत्परता, सभी सही होगा। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, इसे याद कर लें एबिंगहास, सी विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की है? तो इसके भी सही विकल्प को देखते हैं, जेम्स स्किनर वुंट, इसमें एबिंगहास सही विकल्प होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? शुद्ध वायु, उपयुक्त तापक्रम, उपयुक्त धूप, प्रदूषण। तो इसमें 56 नंबर में सही विकल्प हो जाएगा सीखने में बाधक है प्रदूषण। प्रदूषण तो बाधक है ही। फिर है अन्य व्यक्तियों के जैसे हूबहू व्यवहार निम्नलिखित में से क्या है? तो ये अनुकरण होता है, अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। अभिप्रेरणा अधिगम क्या है? तो ये मुख्य अंग है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्य अंग नहीं है, ये कोई अंग नहीं है, नहीं अंग है तो है, तो ये है सहायक अंग। प्रेरणा का स्रोत क्या नहीं है? प्रेरक, उद्दीपन, भोजन, चालक। तो चालक, उद्दीपन, प्रेरक, ये प्रेरणा का भोजन से क्या लेना देना? तो इसका 59 का डी विकल्प सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर है पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और डी विकल्प है अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। तो जो पावलोव थे उन्होंने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन आप जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। फिर है मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को? तो शारीरिक आवश्यकता है, अभी हमने डिस्कस किया है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तो इसका बी विकल्प सही होगा। फिर है 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है, यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट है ये BF स्किनर का कथन है। फिर है 65 नंबर, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से? तो कोहलर इनसाइड थ्योरी दिए थे, तो सूझ जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का नियम। अब अगला प्रश्न 67 नंबर, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर मेस का। फिर है एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो यह है अनुकरण से, तो इसका संबंध है नहीं, सूझ द्वारा तो सीख नहीं रहा, कोई प्रयास तो त्रुटि कर नहीं रहा, तो इसमें है संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। फिर है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का।
देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्किनर द्वारा किए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये 4 विकल्प हैं, इस पे आप गौर कर लें। इसका सही विकल्प हो जाएगा सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। फिर है सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं, सुखदायक प्रभाव से यहाँ पे होना चाहिए, और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह कथन यह नियम कौन सा नियम कहलाता है। अभ्यास का ये नियम है नहीं, उपयोग तो हो नहीं रहा, अनुप्रयोग भी, यह प्रभाव का नियम है। अब देखते हैं अपना 72 क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल के। तो इसको सीधे ये बिल्ली पर है। क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने व जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गुड महोदय का है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा वीडियो को ख़त्म, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है, आपका समय महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को देख के आप प्रैक्टिस करें। जिनको जो क्वेश्चन नहीं तैयार हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। अगला है मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है। तो इसका होगा जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ। फिर होगा व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, या जब भी मूल प्रवृत्तियाँ आए सीधे बिना देखे मैकडूगल आप लगाइए। ये 75 का मैकडूगल आपका सही विकल्प हो जाएगा। फिर 76 देते हैं पावलाव ने ये कुत्ते पर किया था, सीधे आप लगाइए। फिर है अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया था। 77 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको दिया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, इसको याद कर लीजिए। फिर है जॉन पी डिसिको ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या, तो इन्होंने 10 बताई थी। फिर अगला है 79 नंबर, अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन, G&S जनरल और स्पेसिफिक, सीधे से आप स्पीयरमैन करिए इसमें। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण का जो सामान्यीकरण सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक थे स्किनर महोदय। 81 नंबर देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये CH जड़ ने दिया था। दोनों को जनरलाइजेशन जो थ्योरी है वो स्किनर के द्वारा दी गई है, और जो मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत है वो CH जड़ द्वारा दिया गया। इसे आप नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणाएं प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएं हैं, यह कथन किस वैज्ञानिक का है। तो यह कथन है मैकडूगल का। फिर है 83 नंबर, निम्नलिखित में से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। शिक्षण विधि, विश्राम की व्यवस्था, प्रेरणा में परिवर्तन। ये चारों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। फिर है सीखने के वक्र, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, वो अर्जित नहीं होती हैं, जन्मजात नहीं होती। इसमें हो जाएगा ये अर्जित नहीं होती हैं, ये होती हैं जन्मजात। मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो ये जन्मजात होती हैं, इसका बी विकल्प सही होगा। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम है। आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन, ये इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर है 87 देखते हैं, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है आत्मा अभिव्यक्ति से, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्ममंथन से, सहयोगात्मक कार्य से। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। फिर है प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये मैकडूगल। फिर है प्रेरणा, मोटिवेशन किसकी व्याख्या है। व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा व्यवहार क्यों घटित होता है। फिर प्रेरक कैसा कारक है, आंतरिक, बाह्य, शारीरिक। जो प्रेरक होता है वो आपका आंतरिक कारक होता है। तो इस हिसाब से 90 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जीवन, लक्ष्य व मनोप्रवृत्तियां, मद, व्यसन, आदत की व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जित प्रेरक जो है वो जीवन, लक्ष्य, जब हम टारगेट सेट करते हैं, या हम शराब वगैरह पीने लगे, या आदत की व्यवस्था है, ये सभी जो है अर्जित किए जाते हैं।
ये जन्मजात नहीं होते हैं। फिर है जन्मजात भूख, प्यास, आदत, ये सब है। नींद भी जन्मजात है, बच्चा पैदा होता है तो वो नींद लेता है, उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। ये आदत जो है, सी विकल्प इसका, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। 93 क्वेश्चन देखते हैं। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है, ये व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, सकारात्मक, मनोदैहिक। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा मनोदैहिक प्रेरणा, सी विकल्प। देखते हैं 94, संवेदी स्मृति ये होती है 4 सेकंड तक, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो होती है 20 सेकंड तक। फिर है स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पुनः स्मरण कराना, पुनः याद कराना, पहचानना, पुनर्संरचना। तो 96 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह है, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है पहचानना। 97 क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक, ए और बी दोनों। सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक, तो इस वजह से डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 98 देखते हैं। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामान्यकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो स्थानांतरण का सबसे बेहतर प्रभावित करने वाला कारक होता है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। फिर पुनः याद दिलाने की विधि यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह विकसित की गई थी एबिंगहास द्वारा। अपना हम लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का देखते हैं कि यसार संबंध पाए जाते हैं परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में, थार्डाइक के सिद्धांत में। तो सिंपल है, ये थार्डाइक के सिद्धांत में पाए जाते हैं। तो ये रहे आज के पेडागोजी सेक्शन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को याद करिए, लर्न करिए, पढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।